स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 6 हमारा राजस्थान चैप्टर 3 है। ये इतिहास जानने के स्रोत। ये पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आइए 3rd चैप्टर की हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं और एक कोणों से होते हैं साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। इसमें स्थान व घटना का पता चलता है। इसमें मुख्यतः अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ व उत्खनन आदि शामिल हैं। तत्कालीन जीवन का ज्ञान इसमें मिलता है। और अब देखें तो कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे अभिलेख की हम बात करेंगे। ये शिलालेख क्या होता है? पत्थर की पट्टिकाओं को बोला जाता है। पाषाण शिलाओं, जिसे पत्थर के बड़े बड़े खंडों को पाषाण शिला बोला जाता है। स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूप, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो अभिलेख आपको इन जगहों पर देखने को मिलते हैं अभी। नेक्स्ट है अभिलेखों की उपयोगिता। तो भाषा में गद्य व पद्य शैलियों का इसमें उपयोग किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें इसमें शासक, आश्रितों, राजा रानी, सामंत के नाम, घटना, समय, शासन कार्य, आज्ञा का उल्लेख मिलता है। इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा में लिखा अभिलेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? नगरी, कंसवा, घटियाला, किराड़ू, नानसा और बरनाला यूप या स्तंभ, लेख, सामोली आदि इसमें शामिल हैं। इनसे धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यमान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी मिलती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो घटियाला जो अभिलेख है, इसमें क्या पता लगता है? प्रतिहारों का इतिहास। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों का इतिहास। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्मारक। इसमें क्या है? मुख्यतः दुर्ग, मंदिर, समाधि, स्तूप, स्नानागार, मठ, राजप्रसाद या जिसको महल कहा जाता है, बावड़ी, कूप इसमें क्या है? प्रमुख हैं। स्मारक तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना, चेतना, समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। नेक्स्ट है मुद्राएं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है, इससे समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली। नेक्स्ट है बर्तन और कलाकृतियाँ। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर में की ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा, जयपुर व नोह भरतपुर से काले व लाल मृदभांड का जो है अवशेष पाए गए हैं। आहड़ व गिलूंड से प्रस्तर और फलक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ताम्रपत्र। तो तांबे के पत्रों पर लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है? ताम्रपत्र कहलाता है। दान पुण्य से संबंधित होने से इसे दान पत्र भी कहते हैं। एक तो हमने पुरातात्विक स्रोत देखे और अब नेक्स्ट मेन हेडिंग है साहित्यिक स्रोत। तो 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध जयानक रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में चौहानों की उपलब्धियों का पता चलता है। नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों का इतिहास व अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय, पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई और अचलदास खिंची से जो है वचनिका और पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर दलपत सिंह दलपत विलास और खिड़िया जग्गा वचनिका आदि हमें कृतियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है ख्यात विषयक साहित्य में हमें क्या देखने को मिलता है? राजपूत राजवंशों की स्थापना के बारे में, वंशक्रम आदि का वर्णन इसमें मिलता है। ख्यात की बात करें तो नैनसिरी ख्यात, बांकी दास की ख्यात और दयाल दासरी ख्यात और जोधपुर की ख्यात के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और फ़ारसी, उर्दू, तारीख से किसका पता लगता है? मध्यकालीन राजस्थान इतिहास का। कर्नल जेम्स टोड क्या है इनसे रिलेटेड खास? एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान व पश्चिम भारत यात्रा इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण,
तो वंश भास्कर इनके द्वारा लिखा गया। श्यामल दास वीर विनोद लिखा गया। विश्वेश्वर नाथ रेऊ तो मारवाड़ राज्य इतिहास इनके बारे में इन्होंने लिखा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में पता चलता है। अभिलेख ताम्रपत्र, पत्थर पर खुदा हुआ लेख जो होता है उसे हम अभिलेख बोलते हैं। ये आपका चैप्टर 3 था और अब चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है और प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। जब हम सभ्य स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले पाया गया था कि पत्थर से बने हुए उपकरणों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसलिए प्रारंभिक युग को हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा आदि उपकरण भी इससे बनाए गए हैं। पहले प्रस्तर युग था, फिर ताम्र और कांस्य युग आया और उसके बाद लोह युग आया। पहले शिकार किया जाता था, फिर पशुपालन और अंत में कृषि का जो है पता चलता है। पत्थर के स्थान पर धातु का उपयोग होने लगा और धातु में सबसे पहले किसका, तांबा धातु का उपयोग किया जाने लगा। राजस्थान में ताम्र सभ्यता अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहट से प्राप्त होती है। अब कुछ सभ्यता और उनके पुराने जो है केंद्र की हम बात करें तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, बड़ा पोल और रंग महल है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ जो है पुराना केंद्र जो है सोथी। झुंझुनू में सुनारी, सीकर में गणेश्वर, भरतपुर में दर और नौह, टोंक में नगर और रेड, जयपुर में सांभर और जोधपुरा, कालीबंगा में ये एक नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में बात करेंगे। पहले बाड़मेर, तिलवाड़ा, भीलवाड़ा की बात करें तो बागौर और ओजियाना, चित्तौड़गढ़, नगरी, उदयपुर, आहड़, राजसमंद, गिलूंड और पचमता, जालोर, भीनमाल ये पुराने केंद्र हैं इन जिलों में। और अब कालीबंगा की हम बात करेंगे तो घग्गर और द्वशद्वती सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। खोज किसने की है, अमलानंद घोष ने। और डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है। इसकी और क्या विशेषताएं हैं तो यहाँ जो मकान है वो ईंटों के बने हुए मिले, लकड़ी व ईंटों की नालियाँ हैं, चबूतरे यानी अग्निकुंड और वेदिकाएँ पाई गई हैं। दुर्ग के यहाँ अवशेष मिले हैं। कालीबंगा नगर योजना सिंधु सरस्वती नगर योजना के समरूप ज्योति कृषि भूमि, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत, कंगा, मिट्टी बर्तन, कांच, मणियों के खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह बस्ती उजड़ गई थी। ठीक है। उसके बाद है आघाटपुर या इसको आहड़ भी कहा जाता है। उदयपुर पूर्व में आहड़ जो है या बेड़च स्थित है। इसकी नदी के किनारे 2 टीले जिसे स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। पहले इसे ताम्रवती या तांबावती नाम से जाना जाता था। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करें तो मकान पत्थर और मिट्टी से बने हुए, छत बांस और केलू की बनी हुई। यहाँ 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ की जो है संयुक्त परिवार की एक व्यवस्था होती थी। और उच्च कोटि के यहाँ चावल प्राप्त हुए हैं, भट्टी नुमा चूल्हे प्राप्त हुए हैं, बर्तन बनाने की कला इनके पास थी और लाल भूरे मृद भांड यहाँ प्राप्त हुए हैं। और इसके बारे में हम बात करें तो हैं धूलकोट के 1951 और 52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानी, कटोरी, मटके, कलश, चूड़ी, 26 किस्म की मणियाँ और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुए हैं। यहाँ ना थोड़ा ये PDF में क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको आपको कंफर्म करके कमेंट में बता दूंगा कि ये 26 है या 28 है। ठीक है। प्राकृतिक प्रकोप से लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े व गिलूंड और भगवानपुरा स्थान बसाए। नेक्स्ट है बालाथल। सभ्यता कौन सी है, बालाथल है। देखिए इसके बारे में क्या है। उदयपुर जिला और ये वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ से ये संबंधित है। तांबे के चाकू, छैनी और बाण यहाँ प्राप्त हुए हैं। कर्णफूल, गले के हार की लटकन प्राप्त हुई है। मिश्रित यहाँ की अर्थव्यवस्था थी और लोह काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की भट्टी भी मिली है। बैराट के अलावा बालाथल में बुना हुआ जो है वस्त्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता।
जिला कौन सा है? सीकर। और तहसील है नीम का थाना। ताम्र संचयी संस्कृति, यह पूर्वी राजस्थान व गंगा घाट में पल्लवित हुई, गंगा घाटी में पल्लवित हुई है। और फिर ताम्र उपकरण बहुतायत होने के कारण इसे खेतड़ी ताम्र भंडार निकट, देखो यहाँ पे जो तांबे से बने उपकरण बहुतायत में मिले थे, कारण क्या है? खेतड़ी ताम्र भंडार इसके निकट है। मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी व मध्य एशिया में निर्यात के रूप में काम में लिया जाता था। और मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इनमें मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें लोह युगीन इतिहास, बैराठ, सांबर, बागोर, रेड आदि में उल्लेखनीय है। ये जो इतिहास है इन जगह पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट सभ्यता है बैराठ, जिला जयपुर और बैराठ कस्बे की बात होती है। बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी महत्वपूर्ण है इसमें। महाभारत मत्स्य जनपद में विराटनगर नाम रखा गया है इसका। और यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। मौर्य काल में प्रमुख केंद्र इसे माना गया है। अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं यहाँ पे, भाबरू या बैराठ का शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 36 चांदी की मुद्राएं, 8 इसमें पंचमार्क व 28 भारतीय यूनानी शासक की मुद्राएं हैं। ये स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के घड़े, दीपक, पत्थर की संदूक, लोहे की कीलें और हाथ से बना वस्त्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये था चैप्टर नंबर 4। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, और चैप्टर का नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो देखो इसमें क्या है, राजस्थान पहले रियासतों में बंटा था। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। राजशाही शासन का स्वरूप, अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल था? राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी इसमें शामिल थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। बख्शी से क्या आशय है? सेना को वेतन देने वाला कौन होता है? बख्शी होता है। और खजांची, आमदनी और खर्च के हिसाब का संतुलन रखने वाला कौन होता है? खजांची। परगना अधिकारी कौन होता है? शांति व्यवस्था बनाने वाला। राज्य की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? ग्राम या गांव को माना जाता है। जागीरदारी व्यवस्था की इसमें अगर हम बात करें तो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध व कुलीन भावना पर आधारित है। और प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम नेक्स्ट बात करें राजा की मृत्यु होने पर बेटा जो है राजा बनता है। राजा अपने भाइयों को भूमि आवंटित करता है। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का जो स्वामी होगा उसे जागीरदार कहते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से? तो विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ है। रियासतों की सुरक्षा व शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। नेक्स्ट है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो रक्त संबंध आधारित सगोत्रीय और कुलीय व्यवस्था है। राजा और जागीरदार संबंध भाईचारे व सौहार्द पर आधारित थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, तो मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था लागू की गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल राज्य के कारण रियासतें परगनों व ग्रामों में बंट गई। अंग्रेज़ों का शासन, तो भारत 2 भागों में बंटा था, ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। अगर हम बात करें ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश व 11 प्रांतों से बना था, ठीक है। सबके अलग अलग गवर्नर थे जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत पर नियंत्रण इंग्लैंड द्वारा किया गया। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय बना। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया।
अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट है वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था उसे जागीर पट्टा बोला जाता था। मनसबदारी क्या है? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। ये पार्ट 2 है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।